Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Globalization. In our previous lectures we had discussed regarding what's the meaning of globalization, as well as we discussed regarding the factors affecting to globalization and the consequences of globalization, जिसमें हमने political consequences, cultural consequences, right, all these we discussed under that. Today we are going to discuss about India and globalization, right? इंडिया क्या है? जब हम इंडिया की और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री. इंडिया वाज अ कॉलोनी अंडर ब्रिटिशर्स. पहले इंडिया क्या था? ब्रिटिशर्स के अंदर एक कॉलोनी था. अब क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंदर इंडिया कॉलोनी था तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडिया से हर चीज़, पूरा रॉ मटेरियल यहाँ से कहाँ ले जाते थे? इन ब्रिटेन. वहाँ पर अपना माल तैयार करके यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रिपेयर करके वो यहाँ इंडिया में आकर महंगे दामों पर बेचते थे, राइट? तो इसलिए जब हमें आज़ादी मिली, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस विद ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिसाइडेड टू मेक थिंग्स rather than relying on others. कि इंडिया ने क्या सोचा कि वो अपनी प्रोडक्शन, अपने लिए हर चीज़ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको खुद बनाएगा, ना कि वो दूसरों पर रिलाई करेगा, यानी दूसरी कंट्रीज पर वो डिपेंड नहीं करेगा कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो दूसरी कंट्री से नहीं मंगवाएगा, बल्कि खुद ही उन्हें प्रिपेयर करेगा. इंडिया आल्सो डिसाइडेड, इसके साथ साथ इंडिया ने और क्या डिसाइड किया? नॉट टू गिव एंट्री टू एनी फॉरेनर कंपनी इन इंडिया, कि किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में एंटर नहीं करने देगा. मीन्स बिजनेस जो है वो केवल ट्रेड जो है उनकी प्रोडक्शन कहाँ तक लिमिट रहेगी? विद इन इंडिया ओनली. कोई भी दूसरी कंट्री आकर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, राइट? और ना ही वो आकर इंडिया में कोई अपना बिजनेस कर सकती है. सो वी डोंट हैव एनी कंपटीशन विद द वर्ल्ड. अब क्योंकि नेचुरली है, जब हमारी कंट्री में कोई फॉरेन कंट्री आ ही नहीं सकती तो वर्ल्ड के साथ हमारा कंपटीशन होगा ही नहीं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सपोज मान लीजिए कोई भी एक चीज़ है, आप साइकिल बनाने का ही कह लीजिए. अगर मान लीजिए एक ये साइकिल है, यहाँ इंडिया में बन रही है, राइट? कोई भी ये साइकिल इंडिया में बन रही है. अब यहाँ क्योंकि किसी और कंट्री से कोई साइकिल आ ही नहीं सकती, कहीं पर भी बनी हुई, और यहाँ इंडिया में बन रही है, तो इसका रेट सपोज मान लीजिए इस साइकिल का रेट रख दिया 2000, तो और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी बेकार है, लेकिन फिर भी यही सेल होगी, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, राइट? क्यों होगा? क्योंकि इंडिया में लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. उन्हें साइकिल की रिक्वायरमेंट है तो उनके पास केवल एक ही तरह की साइकिल है जिसको वो खरीद सकते हैं, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की है चाहे वो बेकार क्वालिटी की है, और जो भी रेट डिसाइड हुआ है उसी रेट पर उन्हें लेनी पड़ेगी, बिकॉज दे हैव नो चॉइस. क्लियर? तो ये अब रेट और इसकी क्वालिटी कब इंप्रूव होगी? जब कंपटीशन होगा, जब इसके मुकाबले कोई और कंपनी आकर यहाँ पर, अब कोई और कंपनी आएगी, अगर वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगी साइकिल पे, तो दोनों ही कंपनीज के बीच में कंपटीशन हो जाएगा कि किसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी उसी की सेल ज़्यादा होगी, किसका प्राइस लेस होगा उसकी सेल ज़्यादा होगी, राइट? तो इस तरीके का ये कंपटीशन कब आ सकता था? जब दूसरी कंट्रीज यहाँ इंडिया में आकर बिजनेस करें. लेकिन इंडिया ने तो क्या किया हुआ था? किसी भी फॉरेन कंट्री को अलाउ ही नहीं किया इंडिया में आने से. इस वजह से कंपटीशन जो था वर्ल्ड के साथ, हम कंपटीशन में पिछड़ गए. क्रिटिकल सेक्टर्स सच एज हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन डिड नॉट रिसीव अटेंशन. अब क्योंकि हम बिजनेस की तरफ ही ध्यान देने लग गए, इकॉनमी कैसे डेवलप करनी है उसी पर ध्यान देने लग गए, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो हमारी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आते हैं, जैसे हेल्थ है, हाउसिंग है, प्राइमरी सेक्टर है, उनकी तरफ गवर्नमेंट ने बहुत कम ध्यान दिया. इसीलिए वो क्या हुआ? ये एरिया जो थे पिछड़ गए. इंडिया हैड अ फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. स्लगिश रेट का मतलब है वेरी स्लो, वेरी स्लो. मीन्स इंडिया की इकॉनमी डेवलप जरूर हुई,
इंडिया ने खुद प्रोडक्शन करनी शुरू की तो उससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आया, लेकिन वो ग्रोथ रेट क्या था, वेरी फेयरली स्लगिश का मतलब बहुत स्लो था। हम वर्ल्ड के मुकाबले में बहुत धीमी गति से ऊपर उठ रहे थे। इसीलिए इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि जब तक फिर इंडिया को रियलाइज हुआ, इंडियन जो लीडर्स थे हमारे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने को रियलाइज हुआ कि अगर हमें इकोनॉमिकली वास्ट ग्रो करना है, रैपिडली ग्रो करना है, तो उसके लिए वर्ल्ड के साथ हमारा कंपटीशन होना ज़रूरी है। और कंपटीशन कब होगा, जब हम दूसरी कंट्रीज को इंडिया में आने की इजाज़त देंगे, राइट। दैट इज वाई इन 1991 में इंडिया ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ LPG। LPG मीन्स L मीन्स लिबरलाइजेशन, P मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड G मीन्स ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो उसके बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को एडॉप्ट किया। किसके लिए, ताकि लिबरलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा और ग्लोबलाइजेशन होगा तो हम वर्ल्ड के साथ ग्रो कर पाएंगे। तभी दूसरी कंट्रीज जो है आकर यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाएंगी, यहाँ आकर ट्रेड करेंगी, तो लोगों के पास चॉइसेस बढ़ेंगी। एज वी डिस्कस्ड हियर, तो जैसे जैसे चॉइसेस बढ़ेंगे कंपटीशन बढ़ेगा, ग्रो होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्ट मनी इन द डेवलपिंग कंट्री। अब जब हमने ये ग्लोबलाइजेशन को अपनाया तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई होप कि मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, हमने पहले ही डिस्कस किया। ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ थिंग्स, आइडियाज, कम्युनिटीज, राइट, कल्चर, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन को जब हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करने लगी, इंडस्ट्री लगाए, मॉल बड़े बड़े खोले गए। अब जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई तो उसकी वजह से क्या इम्प्रूवमेंट क्या आई, सो दे कैन गेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ अगर किसी दूसरी कंट्री ने आकर मॉल खोला है तो जॉब अपॉर्चुनिटी किसको मिलेंगी, हम लोगों को, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट किसकी कम होगी, हमारी। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो पॉवर्टी किसकी डिक्रीज होगी, इंडिया की, हमारी कंट्री की। क्लियर। तो इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, डिक्लाइन इन पॉवर्टी, गरीबी जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, कंपटीशन इज इंक्रीज्ड। अब ये जो हमने यहाँ बात की थी, अब ये कंपटीशन बढ़ने लगा, कंपटीशन बढ़ा तो सो दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ने लगी। सेम एग्जांपल विच वी डिस्कस्ड प्रीवियसली कि वही अब एक साइकिल के साथ दूसरी बनने लगी तो दोनों में एक कंपटीशन हो गया कि किसकी क्वालिटी बेटर होगी, वो ज़्यादा बिकेगी, ठीक है। देन इंक्रीज्ड एट लो प्राइसेस। अब ये अपनी क्वालिटी तो बढ़ाएंगे, क्वालिटी के साथ साथ अगर ये अपना रेट कम नहीं करेगा, ये अपना रेट कम रखेगा तो क्या होगा, इसकी बिक्री कम होगी, इसकी जो थिंग्स है वो सोल्ड आउट ज़्यादा होगी, राइट। तो इसीलिए दोनों में क्या कंपटीशन हो गया कि किसकी क्वालिटी अच्छी हो, किसका प्राइस कम हो और किसकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी। इज इट क्लियर। तो ये कब हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, हमारी पॉवर्टी कैसे डिक्रीज हुई, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ी और कैसे कंपटीशन बढ़ा एट लो प्राइसेस, राइट। उससे जो क्वालिटी थी थिंग्स की वो भी इंप्रूव हुई। तो इन सब के पीछे रीजन क्या था, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन, कि हमने जो LPG की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। लिबरलाइजेशन का मतलब यू हैव डिस्कस्ड इन 10th स्टैंडर्ड कि लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि आपके कुछ लिबरल का मतलब होता है विच इज फ्लेक्सिबल, जो वक्त के साथ साथ चेंज हो। हमारी जो पॉलिसीज हैं ट्रेड की वो रिजिड नहीं है, दैट आर लिबरल पॉलिसीज, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया जो है इन सभी चीज़ों को पार कर पाया। इंडिया जो है आज जो इंडिया का स्टेटस है उसको हम अचीव कर पाए, राइट। दिस वाज रिगार्डिंग इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट जो हमने बात करनी है, दैट इज रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम क्या बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे क्रिटिसाइज भी किया। कुछ का मानना था कि ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल, कुछ का मानना था कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन से हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज ये सब कुछ समाप्त होती जा रही है। क्लियर। तो
जो क्रिटिक्स थे, क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज डन बाय बोथ लेफ्ट एंड राइट पार्टीज। अब ये लेफ्ट एंड राइट पार्टीज कौन सी हैं? लेफ्ट पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी और राइट पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी थी, राइट। दोनों ने ही ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया, दोनों के अलग अलग व्यूज थे। राइट पार्टी सपोर्ट कैपिटलिज्म, जो राइट पार्टी थी, राइट पार्टी कौन सी थी? राइट पार्टी जो कांग्रेस थी, राइट पार्टी सपोर्ट कैपिटलिज्म, जबकि लेफ्ट पार्टी किसकी फेवर में थी? सोशलिज्म की फेवर में। लेफ्ट पार्टी आर्ग्यूड, अब लेफ्ट पार्टी का क्या कहना था? दैट ग्लोबलाइजेशन मेक द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लोग ऑलरेडी रिच थे, अमीर थे, वो और अमीर हो गए, और पैसे वाले हो गए, और जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए। इट मीन्स इनका ये कहना था कि ग्लोबलाइजेशन ने सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक रिच एंड सेकेंड पुअर। डिस्पैरिटीज जो है वो बढ़ गई है। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर अगेंस्ट द फॉरेनर टीवी चैनल, जो ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते थे, उनका ये कहना था कि जो फॉरेन के टीवी चैनल हैं वो भी नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि फॉरेन के टीवी चैनल जो हैं, इट इज ruining their culture and youth, will lose their age old values and way। ये क्या मानते थे कि इन फॉरेनर टीवी चैनल्स की वजह से, फॉरेनर टीवी चैनल्स यहाँ पर कैसे आए? विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो इनका ये मानना था कि इसके ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी कल्चर, स्पेशली जो हमारा यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो अपनी वैल्यूज को भूलती जा रही है, वो किस तरीके से हमारी कल्चर क्या है उसको भूलती जा रही है। मीन्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज, ये सब जो है ये समाप्त होती जा रही है। Many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization। अभी जितनी भी anti-globalization movements थी, जो critics थे, इनमें से बहुत सारी ऐसे movements थे जो globalization के against नहीं थी, हर तरह के ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं थी। उनका क्या मानना था? वो ग्लोबलाइजेशन के आइडिया के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि किसके अगेंस्ट थी? पर से as much as they are opposed to a specific program of the globalization। ग्लोबलाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जिसका इफेक्ट हमारी कल्चर पर पड़ रहा था, जिसका इफेक्ट हमारे यूथ पर पड़ रहा था, उस चीज के अगेंस्ट थी, which they see as a form of imperialism, right? In 1999 at the World Trade Organization WTO, World Trade Organization पर 1999 में मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, राइट। अब इस मीटिंग में किसके बारे में बात की गई? There was widespread protest against unfair trading practices। जो WTO है, जो ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है पूरे वर्ल्ड में, उनकी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। क्योंकि WTO क्या करता है? बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट, क्योंकि इसमें WTO के मेंबर्स जो हैं, जिनको वीटो पावर है, दे आर परमानेंट मेंबर, दे हैव द वीटो पावर। और वीटो पावर किन कंट्रीज के पास है? दोज हु आर डेवलप्ड कंट्री, राइट। तो इस चीज के अगेंस्ट ये कहा गया कि WTO जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उसको फॉलो करने के लिए डेवलप्ड कंट्री पर प्रेशर नहीं डाला जाता, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री भी ये चाहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज उसको फॉलो करें, लेकिन वो खुद उसको फॉलो नहीं करती। तो ये क्या हुआ? अनफेयर प्रैक्टिस, राइट। तो इससे अनफेयर प्रैक्टिस के अगेंस्ट WTO में मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। इसके अलावा एक और फॉरम है द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF। ये आपके फुल फॉर्म में आ सकता है। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ दिस? व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ दिस? व्हेन दिस मीटिंग वाज हेल्ड एंड वेयर, राइट। The World Social Forum is another global platform. Global means पूरे वर्ल्ड से related, which brings together wide coalition composed of, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर आते हैं और जो unfair practices हैं उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, राइट। यहाँ किसी एक कंट्री का कोई एक एक्टिविस्ट नहीं आता, बल्कि अलग अलग कंट्री से हर तरह के लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ दिस कंपोज्ड ऑफ, जिसमें कौन कौन आता है? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एज वेल एज इन्वायरमेंटलिस्ट जो इन्वायरमेंट को सेव करने की बात करते हैं,
लेबर, जो लेबर क्लास के बारे में बात करती हैं, एज वेल एज यूथ एंड विमेन एक्टिविस्ट, विमेन एक्टिविस्ट जो विमेन के राइट्स की बात करती हैं। ये अपोज द नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने ये जो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन है, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि जिसमें डेवलप्ड कंट्री ये चाहती है कि हर रूल एंड रेगुलेशन केवल डेवलपिंग कंट्री फॉलो करे, वो उसको फॉलो नहीं करती है, राइट। जहां पर अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उस चीज को बोला गया है। तो इन्होंने नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का विरोध किया। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, दिस वाज। अब इसमें सारा क्या है, मतलब क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बुरी नहीं है, लेकिन बुरा क्या है, जब हम उस ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट खुद पर, अपनी कल्चर पर आने देते हैं, जब हम अपनी वैल्यूज को समाप्त कर रहे हैं उस ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स की वजह से, तो वो चीज वो नहीं होना चाहिए, राइट। इसके अलावा जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो गलत है, वो चीज रोकनी चाहिए। क्लियर? तो ये सारा हमारा क्या था रिगार्डिंग रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। Clear? So all this is about the chapter globalization. Hopefully all of you understand this very well. तो इसको like, share और subscribe करना मत भूलिएगा। Thank you.